हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हां, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रानीगंज नाम का एक प्यारा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती और काबिल तो थे ही, साथ ही अपने गांव वालों के प्रति इज्जत और आदर करना भी बखूबी जानते थे। उसी गांव में सुमित अपने परिवार के साथ रहा करता था और खेती किया करता था। गांव में सभी सुमित की बात माना और समझा करते थे। उठो जी, सुबह हो गई, चलो खेतों में काम करने चलना है। अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो धूप निकल आएगी और हम काम कैसे कर पाएंगे भला बताओ? हाँ नहीं तो? ये बात तुमने सही कही। चलो चलते हैं, और धीरे बोलो वरना पिताजी जाग जाएंगे। सुमित के पिताजी को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से सुमित उनका पूरा ख्याल रखता था। कितना समय हो गया, मैं सुबह से मेहनत करे ही जा रहा हूँ और तुम हो कि वहाँ छांव में बैठकर आनंद ले रही हो। तो आप भी आकर बैठ जाइए ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कहाँ बैठूं? अगर बैठ गया तो काम कौन करेगा? ससुराल से मजदूर थोड़ी ना बुला लोगी तुम। आप बात बात पर हमेशा ससुराल पर ही क्यों चले जाते हैं जी? उन्होंने आपको कौन सा बांध कर रखा हुआ है? ससुराल से याद आया, पिताजी घर पर अकेले हैं, कहीं वो घर से बाहर न चले जाएं। अगर पिछली बार की तरह वो कहीं खो गए तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मैंने कहा था कि जल्दी काम कर लीजिए। उनके सोकर उठने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। सुमित और उसकी पत्नी दोनों घर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। सुमित दरवाजे की तरफ देखकर दंग रह गया। दरवाजा तो खुला हुआ है। पिताजी, पिताजी, आप अंदर हैं? सुमित और उसकी पत्नी दोनों घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। मैंने घर में हर तरफ देख लिया, पिताजी मुझे कहीं नजर नहीं आए। अब हमें क्या करना होगा? कहीं इसमें हम फंस ना जाएं। हे भगवान! मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। सर पर कर्ज है, पिताजी भी खो गए हैं। उतने में वहां पर उनके गांव का नायक आता है और कहता है, सुमित, ओ सुमित, आज याद है ना, कर्ज देने का दिन है। चलो लाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे नायक जी आप, वो दरअसल पैसे की थोड़ी सी कमी है और आज सुबह से मेरे पिताजी भी खो गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढने में लगा हुआ हूँ। देखो, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुमने मुझसे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। अगर शाम तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मजबूरन मुझे तुम्हारे इस घर पर कब्जा करना होगा। नायक इतना कहकर वहां से चला गया। सुमित और उसकी पत्नी गांव-गांव जाकर अपने पिताजी को ढूंढने लगे। सुमित उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछने लगा, भाई साहब, आपने कहीं इस आदमी को देखा है क्या? ये मेरे पिताजी हैं, इन्हें भूलने की बीमारी है। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। अगर आपको ये कहीं भी दिखेंगे ना तो आप उन्हें इस पते पर पहुंचा दीजिएगा कृपया करके। सुमित और उसकी पत्नी उनके पिताजी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चले गए और जैसे ही जंगल पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक हिरण को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। रुक जा, कहां भाग रही है? मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। वो हिरण सुमित और उसकी पत्नी के सामने आ गई। शिकारी की नजर हटते ही सुमित ने हिरण को लंबे घास और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा दिया। तब उस शिकारी ने सुमित की पत्नी से पूछा, ऐ लड़के, क्या तुमने किसी हिरण को यहाँ से आते हुए देखा है? नहीं जी, हिरण क्या होता है? मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अपने पिताजी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? चलो हटो। ठीक है, ठीक है। शिकारी वहाँ से चला गया। सुमित हिरण को लेकर बाहर आया और हिरण को देखने लगा। हिरण एकदम आकर्षित और प्यारा था। तब सुमित की पत्नी ने सुमित से कहा, हमने हिरण को तो बचा लिया, अब हमें अपने पिताजी को ढूंढना होगा। हाँ भाग्यवान,
पता नहीं अब तक तो हमारे घर पर भी नायक जी ने कब्जा कर लिया होगा अपने आदमियों के साथ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें? उन सबकी परेशानी सुनकर हिरण अपने असली अवतार में आ गई। एक मामूली खूबसूरत हिरण से सोने का हिरण बन गई और कहने लगी, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। उस सुनहरे हिरण को चमकता देख और उसे बोलता देख सुमित और उसकी पत्नी दोनों डर गए। ये हिरण तो बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? घबराओ नहीं, मैं एक मायावी हिरण हूँ। इस जंगल के पास ही एक धोबी घाट है। मैं वहीं पर 20 सालों से कैद थी। उस शिकारी ने मुझे वहाँ से आजाद किया, लेकिन उसकी नीयत मुझे मारकर बेचने की थी और तुमने मुझे बचा लिया। कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम जानती हो कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। कृपया करके बता दो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पिताजी उसी धोबी घाट में हैं। वहाँ जाना और अपने पिताजी को ढूंढ लेना। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरा एक उपहार तुम्हारे लिए ये है कि वहाँ पर एक जादुई साबुन तुम्हें नजर आएगा। उस साबुन को तुम ले लेना और उसे पानी में घोल कर रख देना। वो अपने आप एक घर बन जाएगा। इतना कहकर वो हिरण वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई। दोनों पति पत्नी जंगल से धोबी घाट की तरफ बढ़े और वहाँ जाकर सुमित ने देखा कि उसके पिताजी वहीं बेहोश गिरे हैं। पिताजी, पिताजी, कृपया करके उठिए। मेरा सर भारी हो रहा है। हाय, हाय राम। पिताजी, देखिए मैं सुमित, मैं आपको लेने आ गया हूँ। सुमित बेटा, तुम सुबह कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। अब हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए, घर चलिए। तुम पिताजी को घर लेकर जाओ, मैं वो साबुन लेकर आया। सुमित ने उस धोबी घाट में से सबसे चमकता हुआ साबुन भी ले लिया और जब घर पहुंचा, हाँ, सब बाहर फेंक दो, कुछ मत छोड़ना यहाँ पर, हटा दो सब। मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी, आपने नहीं दी। चलो हटो, जब पूरे पैसे ले आना तो अपना घर मुझसे ले जाना। नायक ने सुमित और उसके परिवार का सामान घर से बाहर फेंक दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। सुमित का परिवार सड़क पर आ गया था। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी, उस हिरण के साबुन का उपयोग हम क्यों नहीं करते हैं? शायद उससे कुछ हो जाए। ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ जाकर पानी ले आओ। सुमित की पत्नी एक बड़े से बाल्टी में पानी लेकर आती है, जिसमें सुमित उस साबुन को घोलने लगता है। देखते ही देखते उस जादुई साबुन से इतने सारे झाग निकलते हैं कि उससे एक बड़ा सा विशाल साबुन का घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये सब उस चमत्कारी हिरण की वजह से हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। अब हम पिताजी को यहाँ सुरक्षित रखेंगे। सुमित साबुन के घर के अंदर जाकर देखता है, भारी गर्मी में भी अंदर ठंडक महसूस होती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। एक हिरण की मदद करने से हमें इतना बड़ा फल मिला, फिर तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब से मैं लोगों की मदद करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लूंगा। मैं भी इसमें आपका साथ दूंगी। दोनों पति पत्नी उस साबुन के घर में खुश रहने लगे और गांव वालों ने मिलकर उस नायक को गांव से निकाल दिया और सुमित को उस गांव का नया नायक घोषित कर दिया। उत्तराखंड के एक गांव में कमलेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कमलेश दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक बेटी थी, डॉली, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर थे, इसलिए कमलेश दिन रात मेहनत करके डॉली के स्कूल की ट्यूशन की फीस भरता, लेकिन डॉली का पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। दिन भर डॉली मोबाइल पर गेम्स खेलती या तो अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें करती। पूरा दिन उसका मोबाइल पर ही निकल जाता था, मानो किताब को हाथ लगाए महीनों बीत चुके थे। दिन भर मोबाइल में रहती हो, कभी तो पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ और मैं दिन भर मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम हो
कि दिन भर बस इस मोबाइल में पड़ी रहती हो। रिजल्ट अगर बेकार आया तो तुम्हारी और तुम्हारे इस मोबाइल की खैर नहीं। ओफो, पापा क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? आज आपको काम के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? डॉली और कमलेश की अनबन शुरू हो गई थी और तभी उनके घर उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान का मालिक आ जाता है। अरे भाई कैसे हो कमलेश? तुमने पिछले 3 महीने का भाड़ा नहीं भरा है। कब तक देने का विचार है भाई? इस महीने के आखिर तक 3 महीने का भाड़ा और 15,000 डिपॉजिट लाके दे दो, वरना घर खाली कर देना, मैं बता रहा हूँ। जी हुजूर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं आपको 3 महीने का भाड़ा जरूर दे दूंगा, लेकिन 15,000 डिपॉजिट कहाँ से भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। तुमसे अच्छा किराएदार मिल गया जो भाड़ा और डिपॉजिट दोनों ज्यादा देगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। कमलेश और उसका परिवार निराश होकर सोचने लगे, अब क्या करेंगे हम डॉली के पापा? हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार जिससे हम मदद ले सके। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अंधेरा नजर आ रहा है। इतना कहकर कमलेश मजदूरी करने चला जाता है। कमलेश जब दिहाड़ी करने अपने स्थान पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि अन्य मजदूर अपना अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे हैं। अरे पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किस्मत बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ भैया, सारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? ठेकेदार ने सबको नौकरी से निकाल दिया है। उस आदमी की बात सुनकर कमलेश भागता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। अरे ठेकेदार साहब, हम सारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारे घर में बच्चे और परिवार हैं। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या जानबूझ के काम बंद किया है? जिनकी जमीन है उनका अच्छा व्यापार न होने के कारण सबको काम से निकाल दिया गया है। ठेकेदार साहब, आपके पास कोई दूसरा काम है? कृपा करके बताइए, वरना मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें जाकर बाहर ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ करना। कमलेश ठेकेदार की बातों को सुनकर वहां से चला जाता है और वो रास्ते में एक मंदिर पर बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, अपनी बच्ची और अपने परिवार को मैं कैसे संभालूंगा? मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय एक आदमी मंदिर की तरफ परेशान भागता हुआ आता है और आकर मंदिर के पीछे छिप जाता है। उस आदमी के पीछे कई लोग पड़े हुए थे। अरे कहाँ छुप गया? बाहर आ, तेरी खैर नहीं आज तो। चलो उसे दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। मंदिर के आगे भागते हुए मैंने देखा है। कमलेश ने उस आदमी को छुपते हुए देख उससे बात करने का फैसला किया। क्या हुआ भाई, क्या चोरी करके भागे हो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। इसी वजह से लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कर वातावरण को दूषित किया है। वातावरण को तो तुमने दूषित किया ही है। जाओ, इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश वहाँ से जाने ही लगता है। तब कैलाश ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुपा सकते हो? जैसे ही माहौल शांत हो जाएगा, मैं वापस अपने घर और दूसरा कारोबार शुरू कर दूंगा। अरे भाई, यहाँ मेरे ही परिवार के लिए घर का ठिकाना नहीं है। तुम ऊपर से अलग मेरी किस्मत में आ टपके हो। कमलेश वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पूरी बातें मधु और डॉली को बताता है। अब हम क्या करेंगे? डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर हैं। कहीं हमारे घर की तकलीफ की वजह से हमारी बच्ची फेल ना हो जाए। डॉली उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सारी बातें सुनने के बाद डॉली ने कहा, पापा क्यों ना हम प्लास्टिक का घर बनाकर वहाँ रह ले? प्लास्टिक का घर कैसे? प्लास्टिक से तो हमारा वातावरण अच्छा नहीं रहता। आज ही मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई जिसके पीछे लोग पड़े थे। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उनकी। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? क्यों ना उनके फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर हम अपना खुद का एक घर बना ले। मैंने भी सुना है प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता,
और इससे हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी और उस आदमी का कारोबार भी चलने लगेगा। अरे तुम सबकी अकल ठिकाने पर तो है, कुछ भी बोले जा रहे हो। प्लास्टिक का घर कैसे बन सकता है? घर वालों की बातें सुनकर कमलेश रात भर प्लास्टिक के घर के बारे में सोचता रहा और सुबह उठते ही वो कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स लेकर मंदिर की ओर चला गया। कैलाश भाई, आप हो या चले गए? मैं आपके लिए कुछ वेफर्स और बिस्किट्स लेकर आया हूँ। मंदिर जाने के बाद उसने देखा कैलाश वहीं मंदिर के बगीचे की सीट पर सोया हुआ था। क्या हो गया भाई, तुम अब आ रहे हो? जब मेरी पूरी रात मच्छरों ने उल्टी सीधी कर दी तब कहाँ थे? अरे ये सब बातें छोड़िए, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों के काम हो जाएंगे। क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। कमलेश कैलाश से सारी बातें बताता है। हमें आपकी फैक्ट्री की प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मिट्टी भर के हम कई घर बना सकते हैं। इससे आपका कारोबार फिर से तेजी पकड़ लेगा और हम जैसे गरीबों की भी मदद होगी। हाँ, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये काम हम दोनों कर पाएंगे? हमें और भी तो लोगों की मदद लगेगी। उसकी आप चिंता मत करिए, मेरे साथ ही कई मजदूर हैं जिन्हें काम की जरूरत है। उन्हें आप दिन की दिहाड़ी देंगे तभी वो काम करना शुरू कर देंगे। कमलेश जाकर सारे साथी मजदूरों को ये बात बताता है और सारे ही मजदूर अपना अपना प्लास्टिक का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भाइयों, इतिहास में हम अब कुछ अलग और अपना करने जा रहे हैं। हमें लगन के साथ काम करना होगा, तब हम सक्रिय होंगे। अरे लेकिन हम अपना घर बनवाएंगे कहाँ? अरे तुम सब इसकी चिंता मत करो, मेरी फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ी बंजर जमीन है। तुम सब अपना अपना घर वहाँ बना सकते हो। सारे मजदूरों ने प्लास्टिक के अंदर मिट्टी भर के बॉटल्स के ऊपर बॉटल रखना शुरू कर दिया और उनका घर बनने का काम शुरू हो गया। कुछ वक्त बीत गया और अब मजदूरों का घर बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अरे बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है हमारा प्लास्टिक का घर डूब जाएगा। डॉली बेटा, जरा संभल के। पूरे गांव में पानी भर गया है, कहीं हमारे घर के अंदर भी ना आ जाए। प्लास्टिक के मजबूत होने की वजह से पानी घर में नहीं आ सका। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। हमारा घर बच गया, हुर्रे! सारे मजदूर और उनका परिवार मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी डॉली वहाँ पर आकर कहती है, पापा ये देखिए, मेरा आज का रिजल्ट आ गया और मैं फर्स्ट आई हूँ, पता है। कमलेश और उसका परिवार ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव विलासपुर आते। गांव की महिलाएं कुछ न कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा घुमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के ना आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे।